देखो टॉपिक समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग चालू है तो ज्यादा पहले बातें समझ लें तुम्हें। टॉपिक का नाम क्या है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको जानने से पहले ना तीन चार बातें बताता हूँ मैं तुम्हें, बेसिक सब कुछ बताऊंगा मैं तुम्हें आज ना, जितना भी है। सबसे पहले बात होगी संविधान की। मतलब बेसिक बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। जो संविधान है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं तीन चार वर्ड में। तो रूट वर्ड में हमेशा बताता हूँ, जब भी मेरी क्लास होती है पहले मैं सबसे पहले ये जरूर बताता हूँ कि तीन चार वर्ड होते हैं: विधि, विधान, विधेयक, विधायक। है ना? क्या होते हैं? विधि, विधायक, विधेयक, ठीक है, विधान, ठीक है, विधायी, विधायिका, विधानमंडल। सारे वर्ड सुने? तो ये सारे सुनना, तो पीछे होके बैठ जाओ ताकि दिखे। विधि, विधायक, विधेयक, विधान, विधायी, विधायिका, विधानमंडल। ओवरऑल इस पूरी बातों का मतलब सिर्फ एक ही है: कानून। क्या होता है इसका मतलब? इन सभी का अर्थ होता है कानून। अब देखो, विधि का मतलब एग्जैक्टली होता है एक्ट या लॉ, तो ये कानून है। विधायक होता है जो एक्ट को बनवाता है, जिसे हम एमएलए बोलते हैं। विधेयक कानून बनने से पहले जो रॉ फॉर्म होता है उसे बोलते हैं बिल। विधान ये एडजेक्टिव है, कानूनी। विधायी ये भी वही है, एडजेक्टिव, मतलब एक तरीके से कानूनी। विधायिका वो इंस्टीट्यूशन या संस्था जो क्या करते हैं कानूनों को, संसद हो सकती है या फिर कोई स्टेट की विधायिका हो सकती है, एक ही बात है। और इसका मतलब भी यही होता है विधानमंडल का, ठीक है। एट द एंड तुम्हें क्या पता चला? संविधान मतलब सम, मतलब इकट्ठा, संगठित, और विधान मतलब कानून। कानून का एक गुच्छा या झुंड, जहां कानून एक साथ है। तो संविधान कहां से निकला वर्ड? समझ गए? कानूनों की एक पुस्तक जो सबसे बड़ी है। मतलब जो हमारा संविधान है क्या है? जो हमारा क्या है? संविधान है, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आमतौर पे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होते हैं? लिखित होते हैं। बट किसी किसी कंट्री के पास लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन तो कहीं कहीं आपको कैसे मिल जाएगा? अलिखित या अलिखित मिल जाएंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के और क्या फीचर हो सकते हैं? तो देखो, सर्वोच्च कानून होता है। ये क्या होता है? सबसे बड़ा कानून होता है। कौन सा? संविधान। संविधान सभी को मानना पड़ता है। तो यहां पर सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या दी होती है? शक्तियों का विभाजन होता है। इधर क्या होता है? पावर बटी होती है हर लेवल पे, छोटे बड़े सारे लेवल पे। हमारे देश में पावर कितने हिस्सों में बांटी गई है? तो तीन लेवल में बांटी गई है। एक लेवल, लेवल दो, लेवल तीन। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट, और फिर आती है लोकल। ये तीन तरीके की गवर्नमेंट है हमारी। हमारे यहाँ पर तीनों के चुनाव होते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शक्तियों का विभाजन होता है, लिखित संविधान होता है, सबसे बड़ा कानून होता है। ये सब बात हुई। संविधान की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? सबसे बड़ी खूबी, तो संविधान की सबसे बड़ी खूबी है कि भारत में ना संविधान से ऊपर कोई नहीं है, तो सर्वोच्च कानून मान लिया हमने। तो भारत में सभी रूल ऑफ लॉ के दायरे में आते हैं। किसके दायरे में आते हैं? ये जो सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ, ये देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? डाइसी। क्या नाम आएगा इसका? तो ये डाइसी नाम का व्यक्ति है जिसने पहली बार कौन सा सिद्धांत दिया? रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत, ठीक है। तो संविधान लिखित अलिखित हो सकता है। लिखित में पूरी दुनिया में ज्यादातर देश हैं, अलिखित में यूके, ब्रिटेन। सबसे बड़ा कानून है तो वो हम मानते ही हैं। इसके दायरे में रहकर सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। तो एट द एंड संविधान क्या पता चल रहा है। अब कुछ और बेसिक बातें बता दो। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने? सबसे पहला सवाल। बहुत कॉमन कॉमन बातें बात करूंगा। देखो, हमारे संविधान को बनाने का जो काम है वो दुनिया में
हर देश का संविधान कोई ना कोई बनाता है। जैसे अगर हम बात करें फ्रांस का संविधान, तो वहां के लोगों ने बनाया। हमारा संविधान हमने बनाया। तो दुनिया में हर देश अपना संविधान खुद बनाता है। अगर आप किसी के गुलाम हो और अगर वो देश आपका संविधान बना रहे हैं, तो उस संविधान में कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ कमी हो सकती है। तो हर संविधान सफल नहीं होता, है ना। थोड़े से एग्जाम्पल देता हूँ, फिर समझ जाओगे। नेपाल है, लेटेस्ट संविधान इसका कब बना है? 2015 में। तो सोचो सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लाने में इन्होंने कितनी देरी कर दी है। यानी कि इनके यहाँ संविधान बार बार क्या होता है, हटता रहता है, आता है जाता है ना। यूएसएसआर है 5 टाइम्स, कितनी बार? यानी कि लेटेस्ट संविधान इनका कब लागू है? 1991 में। यानी कि इनका आखिरी संविधान 1991। फ्रांस देखोगे, फ्रांस का संविधान बदला है, जर्मनी का बदला है। संविधान बदलते रहते आवश्यकता के अनुसार। जैसे भारत है, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1900, तब से लेके आज तक संविधान क्या नहीं हुआ, बदला नहीं गया। अमेंड होता है, अमेंड होता है, क्या होता है ये? संशोधन होते हैं इसमें। क्या होते हैं? यानी कि संशोधन होते हैं, सुधार होते हैं। पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी हमने क्या नहीं करा, चेंज नहीं किया। तो यानी कि संविधान में हमारा संविधान बेस्ट संविधान है दुनिया का, ठीक है। क्योंकि हमने पूरी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज को स्टडी किया है। तो पहले मुझे ये समझाने के लिए आपको समझाना है कि संविधान कब शुरू हुआ और कहां से हुआ, ठीक है। सबसे पहले बेसिक बात सुनना ध्यान से, जो जो बोलता जाऊंगा मैं, जो जो आपको समझ में आनी चाहिए, हर कंडीशन में आनी चाहिए। देखो, इस पूरे पैराग्राफ को नहीं पढ़ना आपको, बस इतना याद रखना है इस पूरे पैराग्राफ में जो याद रखने वाली चीज है, ठीक है। 1934 सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मैं आपको 1924, 34, 1935, ये 3 ईयर याद रखने हैं। 3 ईयर याद रखने हैं। कितने ईयर है? 1924 में एक पार्टी थी स्वराज, इस पार्टी ने डिमांड करी। 34 में एम एन रॉय ने मांग करी, और 35 में आईएनसी कांग्रेस ने मांग की। और इनसे पहले 1929 में नेहरू, पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी। और इससे भी पहले मोतीलाल नेहरू 1928, मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग करी। यानी कि इन्होंने उस तरीके का संविधान नहीं मांगा जैसा अब मांगा गया। और फिर बाद में 35 के बाद लगातार डिमांड उठने लगी, और 1942 में क्रिप्स मिशन के टाइम पे भी ये मांग उठी, और 1946 में फाइनली ये बात मान ली गई और कैबिनेट मिशन आया। क्या आया? तो एक मिशन बुलाया गया, उस मिशन का नाम क्या था? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन के कहने पर पहली बार एक कमीशन बनाया गया 1946 में। महीना था मार्च का, और तारीख थी 24। कितनी थी? 24 तारीख है मार्च का महीना 1946 में। तो कौन सा मिशन बनाया गया? कैबिनेट मिशन बनाया गया। और कैबिनेट मिशन में इन्होंने 3 मेंबर रखे, ठीक है। 3 मेंबर रखे। कितने मेंबर रखे? इसमें आपको नाम याद रखना है, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 मेंबर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मांग करेंगे। ये नोट्स है हमारे, उसमें तुम्हें क्या करना है, बस उसी को क्या करना है, रिवाइज कर लेना। बेसिकली यहाँ पर कुछ नहीं देखना। सबसे पहले 1934 में किसने मांगा? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय ने कौन सी विचारधारा के व्यक्ति है? वामपंथी उन लोगों को बोलते हैं जो लेफ्टिस्ट होते हैं। क्या बोलते हैं? आमतौर पे पॉलिटिकल साइंस में विचारधारा होती है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट की। जो लेफ्टिस्ट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द किसके हिमायती दिखेंगे आपको? गरीब पिछड़े तबके के, ठीक है। यानी कि अगर आप वामपंथी वाली राजनीति कर रहे हो, इसका मतलब आप किसके फेवर में काम कर रहे हो। और अगर दक्षिणपंथी हो, तो वर्तमान की सरकार दक्षिणपंथी है, तो नाम तो लेना नहीं चाहिए, बस आपको वैसे याद रखना है, ठीक है। ले भी सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये याद रखना, वामपंथी
आंदोलन के नेता कौन थे? एम एन रॉय। और इन्हीं की एक पार्टी थी जिनका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। ये एम एन रॉय की देन है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो कौन सी विचारधारा के व्यक्ति है? साम्यवादी। तो साम्यवादी या वामपंथी आंदोलन। फिर यहां पर मैंने लिखा 35। 35 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो किसने डिमांड करी पहली बार? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। यही लिखा मैंने। तो यहाँ पर हमें इररिलेवेंट ईयर्स को हमें स्किप कर देना है। जैसे मान लेते हैं 1938। 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने, आईएनसी ने, पंडित नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान किस बेसिस पे होगा? वयस्क मताधिकार के साथ। क्या होता है वयस्क मताधिकार? जो भी लोग एक पर्टिकुलर एज पार कर चुके हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। थोड़ा सा इसमें समझाया था। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट। कभी कभी फ्रेंचाइज यूज कर लेते हैं हम, ये वर्ड यूज कर सकते हैं हम। और सफरेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चॉइस हमारी, हम दोनों यूज हो जाते हैं। इसका मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। क्या बोलते हैं इसे? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो भी व्यक्ति वर्तमान समय में 18 साल से ऊपर का है। कितने साल से? जो भी 18 साल से ऊपर का है, पूर्ण कर चुका है, वो वयस्क माना जाएगा और उसे वोट देने का अधिकार है। तो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। और ये याद रखना है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना। दुनिया में जरूरी तो नहीं, हर देश नहीं है। भारत की ये जो उम्र है वो कब से हुई है ये लागू? 1989 से पहले तो 21 साल थी। फिर अमेंड हुआ। और संविधान में अमेंडमेंट कौन से नंबर का हुआ? 61वां संशोधन हुआ। कौन से नंबर का हुआ? 61वें संशोधन के बाद वोट की उम्र 18 हुई है। तो पहले वोट की उम्र कितनी थी? 21 साल। ध्यान से सुनो। 18 वर्ष पूरी होने के बाद, अब देखो दुनिया में अलग अलग देश हैं, इसको फॉलो नहीं करते। जैसे ब्रिटेन। ब्रिटेन ने शुरुआती दौर में 1919 में वोट देने का राइट तो दिया, लेकिन पुरुषों के लिए 21 साल और महिलाओं के लिए 30 साल रखा। मतलब उनके यहाँ पर ये चीज लागू नहीं थी कि सभी एडल्ट को बराबर वोट देने का राइट मिलेगा। किसी कंट्री ने तो वोट ही नहीं, वोट देने का ये अधिकार नहीं दिया महिलाओं को। तो हर देश में इसके लिए डिमांड उठती रही है शुरू से। अगर मैं यूनान की कहानी समझा दूं तुम्हें, तो यूनान में छोटी सी बात सुन लेना बस। यूनान में वोट देने का जो राइट था वो केवल और केवल कितने परसेंट लोगों का था? 90% लोगों को नहीं। और किन को वोट देने का अधिकार नहीं था 90% में? तो सबसे पहले गुलाम, गुलाम या दास, जो भी बोलना चाहो, स्त्री, विदेशी, अपंग, दिव्यांग लिखना चाहिए हमें, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जिनके पास संपत्ति नहीं थी उन्हें, अर्थात संपत्ति, ये विदेशी लिखने के बदले यहाँ पर हम नागरिकता भी तो लिख सकते हैं कि जिनके पास क्या नहीं थी। और नागरिकता प्राप्त करने का सिंपल तरीका क्या था? उस समय वो नागरिकता ऐसी नहीं है जैसे आज है। तो यानी कि वोट देना बहुत कठिन था पहले। वोट में किसी किसी कंट्री ने शर्त जोड़ रखी है, कौन सी? संपत्ति की, कि आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और दूसरे क्या शर्त जोड़ रखी है? सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता था पहले, लेकिन हमने तो जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन से हमारे यहाँ पर ये नियम है कि हर किसी को वोट देने का अधिकार है। तो अभी तक क्या समझा है तुमने? कि सबसे पहले 1924 में स्वराज पार्टी ने डिमांड करी संविधान की। फिर 1930 मतलब 4 तक आते आते एम एन रॉय ने मांग कर दी है। फिर 1935 में कांग्रेस मांग कर रही है। 38 में वो कहना है कि वोट देने के बेसिस पे हम क्या करेंगे? अधिकार दे देंगे। 40 में अगस्त प्रस्ताव आता है और दो अलग अलग देशों की बात होती है, टू नेशन थ्योरी। और जैसे ही 42 में एंटर होता है तो क्रिप्स मिशन आता है, कौन सा? और 46 में आते आते क्या होता है? कैबिनेट मिशन को अनाउंस कर दिया जाता है। तो कैबिनेट मिशन की बात कर लेते हैं, जो हमारे को याद रखनी थी। तो यहां से सुनो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ये बात आपको पता है। जिस मिशन को बुलाया जाता है उस मिशन का नाम क्या होता है? कैबिनेट मिशन। जरूरी था कि मैं इसको बस खाली दिखाने के लिए, तुम घर से पढ़ोगे इसीलिए नोट्स ही है।
वरना मैं तुम्हें खुद ही लिखवा सकता था शुरू से। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो कैबिनेट मिशन है इसको क्या किया गया, बनाया गया। कब बनाया गया, 1946 में बनाया गया, ये रहा। और फिर बाद में जब 46 में कैबिनेट मिशन बना, तो थोड़ी थोड़ी बातें और सुननी है तुम्हें, ध्यान से सुननी है जो मैं बोलूंगा। ठीक है, मैं यही लिखूंगा कि कैबिनेट मिशन बना और ये भारत आया। और जब ये भारत आया तो भारत आने के बाद इसने कन्विंस किया, और इन्होंने कहा कि हम दोनों के लिए अलग अलग क्या नहीं कर सकते, संविधान सभा नहीं बना सकते, तो अभी तो संविधान सभा एक है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। मिशन ने दो संविधान सभा की मांग को ठुकरा दिया, तो उन्होंने कहा कि हम सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनवा सकते हैं आपकी। ठीक है, और यही बता के जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने मेंबर आने हैं और कितने मेंबर होने चाहिए। इनके सुझाव पर पता चलता है कि कैबिनेट मिशन के हिसाब से मेंबर कितने होने चाहिए, तो इन्होंने बताया कि टोटल मेंबर होंगे 389। कितने मेंबर होंगे, 389। और जो तीन कैटेगरी में बांट देंगे हम, 389 में 292, 4 और 93, ये तीन मेंबर होंगे अलग अलग कैटेगरीज के। ये होंगे प्रोविंसेस से, प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांत। कहां से आएंगे, प्रोविंसेस, स्टेट। ये आपके चीफ कमिश्नर होंगे। क्या होंगे, मुख्य आयुक्त बोल सकते हो, या फिर वही चीफ कमिश्नर लिख सकते हो, चीफ कमिश्नर। और ये चार थे, तो आपको वैसे भी याद रखना है चार कौन कौन से थे, दिल्ली, कुर्ग, मारवाड़ और बलूचिस्तान। यानी कि ये चार यहां पर लिख सकते हैं हम, दिल्ली, कुर्ग, मारवाड़ और बलूच। ऐसे भी लिख सकते हो या आधा भी लिख सकते हो। ठीक है, बलूचिस्तान। ठीक है, ये चार चीफ कमिश्नर थे, ये आज के केंद्र शासित प्रदेशों की तरह। और ये 93 क्या थी, रियासतें क्या थी, ये रियासत है। तो ले देकर कितने मेंबर थे इसमें, 389, उसमें से 292 ब्रिटिश स्टेट से, प्रोविंसेस से, और चार चीफ कमिश्नर, और 93 क्या थे, रियासत है। इस पूरे में चुनाव इनका होना था क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव थे और ये डेलीगेट्स थे, ये जो बैठे हुए थे, राजा की तरफ से आए हुए लोग। यहां पर ये इनका चुनाव होना था, तो 296 सीटों पर चुनाव होना था इसका मतलब। और 296 में से 208 कांग्रेस को मिली, 73 लीग को मिली, और जो बच गए 15 वो अदर को मिली, मतलब अदर पार्टीज। तो ले देकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल मेंबर कितने हुए, जो इलेक्टेड होके आए हैं 296, और उसमें से पूछेगा कांग्रेस की सीटें कितनी थी। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। जो कि हमारा ये रिकॉर्ड हो रहा है तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब आपको ये समझ लेना कि कैबिनेट मिशन बना और टोटल मेंबर उसमें कितने थे, कितने मेंबर थे, 389, उसमें से 292 और 4, और फिर उसके बाद जो 93 है उनका चुनाव हुआ। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि मुस्लिम लीग को सेटिस्फाइड करना बड़ा कठिन है, इसलिए फिर भी इन्होंने काम को आगे बढ़ाया। कैबिनेट मिशन की जो सुझाव थे, उसके बाद पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात उठी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई। जो मैंने बोला वो देख लो, कितने मेंबर है, 296 की सीटों पर चुनाव होना है ना। 93 सीटें कहां से आ रही है, राजा से, राजाओं से। अब देखो 296 में से अगर हम देखें तो 292 कहां से आ रहे हैं, राज्यों से, जो बताए थे। वो भी 11 स्टेट, कितने स्टेट हैं इधर, 11 स्टेट। मतलब उतनी बड़ी बातों को हम पैसेज में पढ़े, इससे हम क्या लिख सकते हैं, डायग्राम बना के जैसे। और चार हमारे क्या थे, चार चीफ कमिश्नर थे, क्या थे, ये मुख्य आयुक्त लिखा हुआ है, दिल्ली, कुर्ग, मारवाड़ और बलूचिस्तान, यही बताया था ना, तो हर किसी के लिए। अब एक और बात सुनना, जो टोटल सीटें कितनी है आप खुद बताओ, 389, और कितनी सीटों पर चुनाव होना था ये बताओ, 296 सीटों पर चुनाव होना था। और कितनी सीटें बचनी थी, ठीक है। जो ये चुनाव होना था इतनी सीटों पर, किस पे, 296 सीटों पर, इसकी कुछ दिक्कतें थी। इनकी सीटों का बंटवारा होना था तीन चार कैटेगरी में, सामान्य, सिख और मुस्लिम, इन तीन कैटेगरी में ये सीटें आनी थी, मुस्लिम।
तो कितनी कैटेगरी में सीटें आनी थी? सामान्य, सिख और मुस्लिम, 3 कैटेगरी की सीटें आनी थी, फिक्स थी। सामान्य, सिख और मुस्लिम, ठीक है। तो 3 कैटेगरी की सीटें थी। एक सीट रिप्रेजेंट करती थी कितने लोगों को? 10 लाख लोगों को। एक सीट कितने लोगों पर बनी हुई थी? 10 लाख की आबादी पर। इसका मतलब एक सीट 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करती है। ये बात यहां भी लिखी है। हर प्रांत, देश, रियासत, छोटे बड़े कोई भी हो, उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो 10 लाख की आबादी पर एक सीट मिलनी थी। यही लाइन बोलिए। क्या तो आप उसे डायग्राम के तौर पर बना लो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें डायरेक्टली बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें ना। जब सीटें बटी तो कितने समुदाय में बटी? 3 समुदाय अभी बताया मैंने, कौन कौन से हैं? सामान्य, सिख और मुस्लिम। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 3 समुदाय, मुस्लिम, सिख और सामान्य। यही है ना। इतने बड़े बड़े पैसेज मानोगे, उस पैसेज को ना मानकर क्या मान सकते हो तुम? कि बहुत बेसिक बात है ये, ठीक है। समझा रही बात? अब ध्यान से सुनना, ये लाइन आपको ठीक से सुननी है, क्योंकि यहां से कुछ बातें समझनी है। प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव प्रांतीय असेंबली में समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। देखो, संविधान सभा के जो मेंबर थे, किसके मेंबर थे? किसके मेंबर? जो मैं लाइन बोलूंगा बार बार सुन के मुझे जब भी पूछूंगा बताना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर है, जो टोटल मेंबर कितने हैं? 389। इनमें से मैं हटा देता हूं कुछ को, और बस मैं 296 पे नजर मारता हूं, ठीक है। राजा महाराजाओं को हटा दिया हमने, रजवाड़ों को हटा दिया, तो बचे कितने हमारे पास? 296। इन सीटों को फिल करेगा वो स्टेट खुद ही। जैसे आज के समय में राज्यसभा की सीटों पर वो राज्य भेजता है ना अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को। जैसे यूपी को 31 सीट्स मिली हुई है, दिल्ली को 3 सीट मिली हुई है, तो हर राज्य अपने अपने मेंबर्स को क्या करता है? भेजता है। ऐसे ही टोटल मेंबर कितने आएंगे इधर? 296 मेंबर कहां से आएंगे? स्टेट से। और ये कैसे फिल हुए हैं? तो आपको पता है कितने स्टेट थे, पहले बताओ। 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? तो 11 प्रांतों ने कितनी सीटें फिल की? जिसमें 4 क्या थे आपके? चीफ कमिश्नर। तो 4 आपके चीफ कमिश्नर भी है, 4 चीफ कमिश्नर भी है। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना। तो 4 चीफ कमिश्नर को मिला के टोटल सीट इतनी हो रही है। अब एक और बात सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम 5 लोग अपने में से किसी एक व्यक्ति को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करके भेज दो, तो भेज सकते हो। और राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट चुनाव का नाम यहाँ पर क्या लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। उसे हम बोलते हैं यहाँ पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व का तरीका। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इलेक्शन का तरीका है। और उसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम मेथड, ठीक है। ये वाला जो तरीका है, इस पर अलग से हम अलग से टॉपिक पढ़ सकते हैं। देखो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, किसकी प्रणाली है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। इसकी 4-5 विशेषता सुन लेना। जीतने के लिए सबसे पहली विशेषता है 50% प्लस 1 आवश्यक है। क्या है? आवश्यक, ठीक है। बहुमत पर आधारित है। किस पर आधारित है? आधारित। लेकिन संपूर्ण सीटों में से, ठीक है। संपूर्ण सीट अर्थात जनसंख्या में से, ठीक है। यानी कि 50% प्लस 1 जरूरी है, इसमें मैंडेटरी है। और इसमें क्या होता है, ये भी याद रखना आपको। ये आमतौर पे किसके इलेक्शन के लिए यूज होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके अलावा विधान परिषद, विधान परिषद, और आपकी राज्यसभा। और यहां पर हम बात करें किसकी? संविधान
सभा, तो यानी कि हमारी संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। आपका क्या आंसर निकला इसमें सीधे, कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है। ठीक है, जनता ने कोई वोट नहीं दिया उसे, किसने वोट दिया? राज्यों के जो चुने हुए लोग थे उन्होंने भेजा है। हाँ, तो हर एक राज्य अपने अपने मेंबर्स को क्या करेगा, यहाँ पर भेजेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा कि हमारी संविधान सभा क्या निर्वाचित थी या मनोनीत थी या हर तरीके का है? तो देखो, आपको यहाँ पर मान लेना है कि दोनों यूज किए गए हैं, तो यहाँ पार्शली इलेक्टेड है, पार्शली नॉमिनेटेड है। नॉमिनेट कौन करेगा? राजा। इलेक्ट कौन करेगा? स्टेट। वो इलेक्शन तो है ही, लेकिन वो इनडायरेक्टली इलेक्शन है, बस याद रखना। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन कौन करेगा? वो राजा खुद, यानी कि जो राजा महाराजा है वो अपनी सीटें खुद भेजेंगे, तो वो तो चुनाव नहीं हो रहा, वो तो नॉमिनेट है, वो फिल हो रही है फिर तो बताओ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नॉमिनेटेड है इलेक्टेड है? बोथ, हाफ इलेक्टेड है, हाफ नॉमिनेटेड है। संविधान सभा क्या लिखा हुआ है? आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली स्टेट भी भेज रहा है। तो चुनाव में कौन सा इस्तेमाल किया गया? और लिमिटेड लोग वोट दे रहे थे, पहले बता रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन है वो कब हुआ है? जुलाई अगस्त 1946, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई। और देखो 296 सीट्स पे चुनाव हुआ, अभी बताया मैंने। बताओ कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208। फिर मुस्लिम लीग को और 15 सीट, यही लिखा हुआ है देखो, आईएनसी 208, मुस्लिम लीग 73, और बाकी सबको मिली है 15 सीट। अब मैं इतनी बड़ी बात पढ़ाता है या लिखाता है एक ही बात, ठीक है, तो दोनों बातें क्या है? सिमिलर है। समझ आ रही बात? आ रही नहीं आ रही? एक और बात सुनना बस, जो मैं लाइन लिखूंगा, संविधान सभा में जो भी फैसला हो रहा है बहुमत के आधार पे नहीं होता, वो किस पे होता है? सर्वसम्मति के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर 100 लोग आए हैं तो 100 में से 55 यस करते हैं, ये जरूरी नहीं है 100 के 100 यस करने चाहिए। इसका मतलब ये है, यानी कि हर व्यक्ति से राय ली जाएगी, जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? संविधान का काम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमारे संविधान को बनाने में टाइम लगेगा। और कितना टाइम लग जाएगा? तो अराउंड 2 साल 11 महीने 18 दिन, मतलब 3 साल लग जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, इलेक्शन नहीं हुआ, किसी ने वोट नहीं दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, एससी, एसटी, हर तरीके के लोग शामिल है, महिलाएं भी शामिल है। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़कर बाकी सब शामिल है इसमें। महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। और 4 चीफ कमिश्नर आपको पहले से पता है, ठीक है, वो आपको पता है पहले से। ठीक है, समझ आ रही बात? तो संविधान सभा अपना काम करना शुरू करेगा, और संविधान सभा पहली बार जब अपना काम करना शुरू करता है वो तारीख होती है 9 दिसंबर 1946। कौन सी तारीख है? चलो बता देता हूँ, तारीख है बड़ी फेमस, 9 दिसंबर 1946। 9 के बाद फिर 11 दिसंबर, फिर इसके बाद आती है 13 दिसंबर, 11 दिसंबर और 9 दिसंबर, है ना। 9 दिसंबर को पहली बार मीटिंग हो रही है, कहां पर? दिल्ली में। कहां पर हो रही है? कितने मेंबर आ रहे हैं 389 में से? 211 उपलब्ध है। कितने उपलब्ध है? अब यहां पर आपको याद रखना है कि 211, ये नई दिल्ली में एक जगह काउंसिल चैम्बर्स, कौन सी जगह? काउंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय भवन में हो रही है इसकी मीटिंग। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि आप प्रत्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये तो बेसिक सा आंसर है, सभी को पता होना चाहिए। सच्चिदानंद। पहली मीटिंग में कौन शामिल नहीं हो रहा है? तो आपको सिंपल जवाब देना है, हैदराबाद। हैदराबाद लीग भी शामिल नहीं है, मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये याद रखना है। और 11 तारीख को सिर्फ एक काम हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जगह ले ली। किसने जगह ले ली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। तो ये अस्थायी है, और ये कौन है? स्थायी अध्यक्ष।
क्या क्या कॉमन बातें पता चली है बताओ, जो तुम्हें बतानी है। संविधान सभा कैसे निकाली थी, डायरेक्टली इलेक्टेड या इनडायरेक्टली? दोनों, आंशिक आंशिक। 4 चीफ कमिश्नर कौन है? 15 सीटें अन्य है, मुस्लिम लीग, ये सब आपको बताना है, ठीक है? तो बात समझ में आ रही है? इसके क्वेश्चन मैं बताऊंगा बहुत सारे। अब हमारा जो प्रेम्बल है वहां से कहानी शुरू होगी, लेकिन अभी नहीं, ठीक है? तो प्रेम्बल की कहानी हम करेंगे कल, जो आपको याद रखना है, ठीक है? समझ में आ रही बात? तो बहुत है इतना ना अभी।